हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने विकास असाइनमेंट का सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आगे सारे सेक्शन के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप 11वीं के अंदर और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी एप्लीकेशन यूजीटी पे जाके हमारी नीव करके एक बैच है ऑनलाइन, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस दे के रखे हैं। तो जनरली क्वेश्चंस जो है वो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 110। आपको यहाँ पे मिड वैल्यू दे रखा है और क्लास लेंथ इज 30। तो मिड वैल्यू 110 है एंड क्लास लेंथ विच इज डिनोटेड बाय सी। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, अपर लिमिट। तो यहां पर आपको अपर लिमिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अपर लिमिट इक्वल्स टू मिड वैल्यू प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर से एक फॉर्मूला आपको और याद हो जाएगा कि अगर अगर आपको अपर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट पूछा होता तो यहां पर प्लस की जगह पे अपने माइनस की साइन करते। तो ये आपको याद रखना है कि अपर लिमिट हो तो बीच में प्लस की साइन आती है और लोअर लिमिट पूछा हो तो बीच में माइनस की साइन आती है। तो मिड वैल्यू है 110 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। So 110 plus 15, आंसर इज 125। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। काफी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में आके क्या कर देते कि थोड़ा रट्टाफिकेशन, बराबर, वो लोग रट्टा मारने की उनकी आदत होती है। तो वो लोग क्या कर देते कि उन्होंने बुक में से आंसर पढ़े होते, तो बुक में आपको डायरेक्ट यही आंसर देके रखा होता है 125। तो वो नीचे आंसर में लिख देते अपर लिमिट इक्वल टू 125। तो होगा क्या, अगर आपकी स्कूल के सर या टीचर है तो यहां पर वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, यानी कि मे बी आपको 0 मार्क्स भी दे या तो हाफ, एक की जगह पे आधा मार्क दे। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का रूल है कि अगर वहां पे प्रैक्टिकल एमसीक्यू है या प्रैक्टिकल सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर है तो आपका वहां पे वर्किंग शो करना कंपलसरी है। इट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। और अगर आपने ये वर्किंग शो नहीं किया होगा तो आपका आधा मार्क या तो 1 मार्क जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट वेरिएबल। वेरिएबल फाइंड आउट करने फ्रॉम द फॉलोइंग, किसमें से, एक्सपेंस, प्रोफेशन, एज, कास्ट, मार्क्स ऑफ टेस्ट, ऑनेस्टी, प्रोडक्शन, सक्सेस, वेट एंड रिलीजियन। वेरिएबल, वेरिएबल्स का मतलब होता है जहां पे वेरिएशन होता रहता है, इन शॉर्ट वहां पे चेंजेस आता रहता है। तो देखो सबसे पहली चीज एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। किसी का खर्चा सपोज महीने का 10,000 होता है तो किसी का 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, डिपेंड्स ऑन उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर वो लोग एक्सपेंसेस करते हैं। तो उसमें भी अपने को वेरिएशन देखने मिलता है, इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल, तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन है ऐसे बहुत सारे, बट यहां पर वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जिसमें आप क्वांटिटी, जिसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ अमाउंट, इन शॉर्ट नंबर से एक्सप्रेस्ड करते हो तो उसे अपने वेरिएबल कहेंगे। तो प्रोफेशन जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता नहीं है, तो वो वेरिएबल में नहीं आएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एज। तो एज अपने नंबर में शो किया जाता है भाई, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो भी उम्र है आपकी वो आप नंबर में शो करते हो। इन शॉर्ट जो चीज आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो तो वो अपने लिए होगा वेरिएबल। चलिए, फिर आगे लिखा हुआ है कास्ट। तो कास्ट जनरली वो अपने वेरिएबल में आती नहीं है, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। चलो नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट के मार्क्स बट ऑब्वियसली नंबर में होते तो वो अपना वेरिएबल होगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कभी नंबर में नहीं होती है। अपने ऐसा किसी को कहते हैं कि मैं 80% ऑनेस्ट हूं, नहीं,
तो वो कभी नंबर में एक्सप्रेस्ड होता नहीं है। प्रोडक्शन, तो यस प्रोडक्शन कितना हुआ, 1500 यूनिट, 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, आप उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो प्रोडक्शन इज अ वेरिएबल। सक्सेस, तो सक्सेस या तो फेलियर, सिर्फ दो ही वर्ड है, या तो आप किसी को बोलते हो हम सक्सेस हुए या तो हम फेल हुए, तो ये भी नंबर में एक्सप्रेस किया जाता नहीं है। वेट, इट्स अ वेरिएबल। रिलीजन, वो भी नंबर में एक्सप्रेस होता नहीं है। तो वेरिएबल का मतलब जिस चीज को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हो, बरोबर, जहां पे आपको वेरिएशंस देखने मिलते हैं, तो उसको अपने वेरिएबल कहेंगे। चलो, स्टेट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो टाइप्स है, नंबर 1 डिस्क्रिएट वेरिएबल और नंबर 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, यहां पे एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो डिस्क्रिएट वेरिएबल होता है उसकी रेंज जो होती है वो लिमिटेड रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, कोई पर्टिकुलर रोड है उसके ऊपर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देख लो, नंबर ऑफ मिस्टेक इन अ पेज, पेज के अंदर कोई मिस्टेक देख लो, इन शॉर्ट एरर देख लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो ये सारी चीज अपने लिए डिस्क्रिएट वेरिएबल है क्योंकि वहां पे रेंज लिमिटेड होती है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, जो मैंने एग्जांपल दिया नंबर 1, तो एक रोड सपोज ये यहाँ पे अहमदाबाद का एक हाईवे है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की कितनी चांसेस रहते हैं, तो बोले डेली का एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 एक्सीडेंट होंगे। बट ऐसा अपने ने कभी नहीं सुना है कि कोई पर्टिकुलर रोड पे एक ही दिन में 40-50 एक्सीडेंट हो गए या 80-90 एक्सीडेंट हो गए, ऐसा कहीं पे भी अपने ने सुना नहीं है। तो जहां पर रेंज लिमिटेड होती है उसे डिस्क्रिएट वेरिएबल कहा जाता है, और जहां पर रेंज लिमिटेड नहीं होती है उसे कंटिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11, तो क्लास 11 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके अगर वेट की बात करें तो किसी का वेट 35-40 किलोग्राम भी होता है, किसी का 80-90 किलोग्राम भी होता है, तो वहां पर आपको जो रेंज है वो थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है, तो इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। चलिए, नाउ नेक्स्ट, in which type of cumulative frequency distribution the upper boundary point of classes are taken into consideration। क्या आप अपर बाउंड्री कहां पे कंसीडर करते हो, तो इन लेस देन टाइप ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऐसा क्लास है 0 to 10, 0 to 10 या 10 to 20 या 20 to 30, तो अपने क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 30। तो जहां पे लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वहां पर अपने को अपर बाउंड्री कंसीडर करनी होती है। तो बिल्कुल उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, अगर अपर की जगह पे लोअर बाउंड्री पूछा होता तो यहां पे लेस देन की जगह पे अपने कौन सा लिख देते, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, क्वेश्चन एक ही है लेकिन एक ही क्वेश्चन के ऊपर से आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहां पर अपर की जगह पे अगर लोअर लिखा आता है तो यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह पे क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, द अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास इज 35, मिड वैल्यू दे रखी है 25 और फाइंड द क्लास लेंथ, इन शॉर्ट सी ढूंढना है। तो देखो, मैंने आपको ही पहले ही आगे अपर लिमिट, अपर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया, मिड वैल्यू प्लस सी अपॉन 2, इट्स अ 35, 25 सी अपॉन 2 प्लस 25, सामने जाएगा तो माइनस, सो 35 माइनस 25 10 इक्वल टू सी बाई 2, 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 10 टू जा सी इक्वल्स टू 20। तो अपना यहां पे क्लास लेंथ होगा 20। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई प्रैक्टिकल एमसीक्यू या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है तो वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। चलिए, नाउ नेक्स्ट,
चैप्टर नंबर 3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेम ऑफ एनी टू पोजिशनल एवरेज। तो देखो मेरे ख्याल से अगर आपका विकास का जो असाइनमेंट है उसके अंदर यहां पर पोजिशनल एवरेज में यहां पर आंसर मीडियन लिखा है। यस, इट्स अ करेक्ट, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट फिर उन्होंने वहां पे आंसर लिखा हुआ है क्वार्टाइल्स। तो ये तो एक ही बात हो गई, क्योंकि क्वार्टाइल्स टोटल 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्वार्टाइल्स का मतलब वहां पे तीनों क्वार्टाइल्स इंक्लूड है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। और ये जो सेकंड क्वार्टाइल है इट्स अवर मीडियन। तो यहां पर ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वहां पे मीडियन ना लिखो, आप वहां पे डिसाइल्स लिखो या तो आप परसेंटाइल्स लिखो, क्योंकि पोजिशनल एवरेज 3 होते हैं। ये तीनों 3 पोजिशनल एवरेज होते हैं। नंबर 1 क्वार्टाइल्स, नंबर 2 डिसाइल्स और नंबर 3 परसेंटाइल्स। तो ये तीनों 3 अपने लिए पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हो, बट हो सके तो मीडियन मत लिखना, क्योंकि जनरली मीडियन इसके अंदर इंक्लूड होता है। क्योंकि काफी स्कूल के जो सर टीचर है उन्होंने तो प्रिंट आउट कर दिया है, बट काफी स्कूल के सर टीचर अगर आपने मीडियन और क्वार्टाइल्स लिखा होगा तो भाई ये तो एक ही बात हो गई कि मीडियन इसके अंदर इंक्लूड ही है, तो शायद वो आपका मार्क्स कट कर सकते हैं। दैट्स द रीजन यहां पर आपको मीडियन नहीं लिखना है। चलो, नाउ फॉर अ वेरिएबल P75 equals to 25.75, then find third quartile। तो जैसे यहां पे मैंने कहा कि भाई सेकेंड क्वार्टाइल यानी मीडियन होता है, वैसे ही एक और चीज बता देता हूं कि सेकेंड क्वार्टाइल को मीडियन कहा जाता है। इट्स कॉल्ड अ फिफ्थ डिसाइल एंड इट्स कॉल्ड अ 50th परसेंटाइल ऑल्सो। तो यहां पे सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन, D5, P50 ये चारों सेम ही हुआ। वैसे ही Q1 first quartile, it means 25th percentile, and Q3 equals to 75th percentile। In short, P75 और Q3 ये दोनों एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो अगर P75 25.75 है तो Q3 की वैल्यू भी यही रहेगी, देयर इज नो चेंजेस। काफी लोग इंटू 3 कर देते हैं या डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है, बट आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। चलो, नाउ state the name of statisticians who gave the empirical formula between these 3 measurement, the most important 3 measures of central tendency, मीन, मीडियन एंड मोड। और ये तीनों मेजरमेंट का जो रिलेशनशिप है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला द ग्रेट स्टैटिस्टिशियंस प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने अपने को दिया था। तो यहां पे खास ध्यान रखना है कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला किसने अपने को दिया, कौन से स्टैटिस्टिशियन ने अपने को दिया है। तो द नेम ऑफ द स्टैटिस्टिशियन इज प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। चलिए नेक्स्ट, स्टेट एनी वन एडवांटेजेस ऑफ मीन। तो मीन यानी एवरेज। तो जनरली जो एवरेज है वो बेस्ट मेजरमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर सारे ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कैलकुलेटेड, सारे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किए जाते हैं। देखो ये लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा। यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन का अगर एवरेज ढूंढ रहे हो तो आपको सारे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। दैट्स द रीजन इट्स अ बेस्ट एवरेज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए नेक्स्ट, इफ ऑब्जर्वेशन हैव वेरिंग इंपॉर्टेंस विच एवरेज शुड बी यूज। वेरिंग यानी जैसे मैंने अभी समझाया था, वेरिएबल्स इंक्रीज डिक्रीज, जहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो जहां पे ऑब्जर्वेशन में इंपॉर्टेंस अगर आपको वेरिएशन दिखने मिलते हैं तो वहां पर अपने को वेटेड एवरेज यूज करना होता है। क्योंकि मैंने आपको यहां पे एक बेस्ट वर्ड बताना है,
the other name of the importance, it's called a weight. इंपॉर्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वेट. तो जैसे इंपॉर्टेंस वर्ड आए दिमाग के अंदर ये लाइट हो जानी चाहिए, यहां पे वेटेड एवरेज मेथड यूज होती है. चलिए नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो. हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम. और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे. मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं. आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए. और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है. मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे. और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो. हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in. इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो. एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो. प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए. और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं. और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है. ठीक है. और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221. ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो. सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा. अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है. तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5. स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर यूनिट मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल यानी मोड. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज डिनोटेड बाय जे, और जे का फॉर्मूला रहेगा x बार माइनस MO अपॉन S. मॉडल यानी के मोड. चलिए नाउ नेक्स्ट, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, आपके असाइनमेंट में यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, मैं पहले ही समझा रहा हूं कि असाइनमेंट में यहाँ पे Q2 की जगह पे Q1 लिखा हुआ है, ये गलत है. बरोबर है, यहाँ पे Q2 ही आता है बिकॉज ऑफ ये अपने ने थियोरी में पढ़ा होगा आप लोग ने, अगर स्कूल में पढ़ाया है तो, और नहीं तो आपने कहीं कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा होगा कि जब ये सिमेट्रिक होता है तो जो क्वार्टाइल्स है इट्स अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन इन अ सिमेट्रिक. ये मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, यानी M, यहाँ पे M आता है, M यानी Q2, जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया. तो आप Q2 भी लिख सकते हो M की जगह पे. तो अगर वो दोनों इक्वल है तो इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिक. अगर Q3 माइनस M ग्रेटर देन है तो इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्यूनेस. और यहां पे लेस देन की साइन यूज हुई है तो इसे अपने कौन सा स्क्यूनेस कहेंगे? इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव स्क्यूनेस. क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, what is the minimum and maximum value of Bowley's coefficient of skewness? तो Bowley's coefficient of skewness यानी J. तो जब आप Bowley's मेथड का J फाइंड आउट करते हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1. बट इन अ कार्ल पियर्सन मेथड मे बी इट्स अ -3 और +3. ये मैंने कार्ल पियर्सन मेथड की बात की, जहां पे -3 +3 भी पॉसिबल है कि अगर आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आंसर -3 या +3 के बीच में आ सकता है. नेक्स्ट, इन अ पॉजिटिव स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन विच साइड ऑफ मोड आर द ऑब्जर्वेशन मोर वेरिड. यानी कि अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो जो राइट हैंड साइड का कर्व होता है, फॉर एग्जाम्पल
ये होता है सिमेट्रिक कर्व, इट्स लाइक अ बेल शेप, सिमेट्रिक। फिर दूसरा अगर आपने थियरी में पढ़ा है तो एक पॉजिटिव होता है, जिसमें एक साइड लंबी होती है और एक में लेफ्ट हैंड साइड वाला लंबा होता है। बराबर है। तो जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव स्क्यूड वाला, उसमें राइट टू मोड यानी राइट मोड यानी राइट साइड पे मोड होता है। क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में जो मोड की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। चलिए, नाउ वहां पे थोड़ा ऑपोजिट ले सकते हो। पॉजिटिव की जगह पे अगर नेगेटिव पूछे तो यहाँ पे राइट की जगह पे क्या लिख देने का, लेफ्ट टू मोड। चलिए, नाउ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस 0 और Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 120, फाइंड द मीडियन। तो देखो यहां पर स्क्यूनेस का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m इन बाउलीज मेथड। अब देखो स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है, Q3 प्लस Q1 ये वैल्यू आपको दे रखी है 120 माइनस 2m। अब माइनस 2m सामने जाएगा तो प्लस, तो 0 प्लस 2m इक्वल टू 120, m इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, m इक्वल टू 60। तो ये अपना m आ गया। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6। As per usual notation, write the mathematical relationship showing the relationship between NPR and NCR। तो देखो यहां पर आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो या दो तरह से लिख सकते हो। नंबर एक, ध्यान से देखना, एक तो NPR, NPR इक्वल टू NCR, खास ध्यान रखना है, NCR इंटू R फैक्टोरियल। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो रिलेशनशिप एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, या तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, दोनों आंसर सही है। देखो आप दोनों से सॉल्व करो तो दोनों के रिलेशन में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एनपीआर, तो आपको एनपीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इट्स एनपीआर। ओके, तो अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं इसको, तो एनसीआर, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल कट, तो इस तरफ क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि ये, और वो अपने लिए क्या हुआ, एन पी आर। तो आप ये भी लिख सकते हो या तो आप ये भी लिख सकते हो एनसीआर, क्योंकि देखो एनसीआर का फॉर्मूला ये रहा। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एनसीआर। सो आपके असाइनमेंट में सिर्फ ये एक ही रिलेशन दे रखा है, बट आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। चलिए, नाउ राइट द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है उसका फॉर्मूला, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू ए रेस टू आर। चलो नेक्स्ट, NC2 इक्वल टू 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। NC2, तो NC2 का सॉल्यूशन क्या होगा, n माइनस वन अपॉन 2 इंटू वन, यहाँ पे C दे रखा है यानी कि कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू वन
इक्वल्स टू 15। 2 वन जा 2, डिनोमिनेटर में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, n माइनस 1, 15 2 जा 30। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे दो नंबर है, कितने नंबर है? दो, n माइनस 1। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे भी कितने नंबर होने चाहिए? दो नंबर। यहां पे आंसर क्या है? 30। तो अपने को ये देखना है, ये कैलकुलेट करना है कि विच टू नंबर मल्टीप्लीकेशन इज 30 एंड बोथ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव यानी वो दोनों नंबर साथ में होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। सो द आंसर इज 6 5 जा 30। और इसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का, 6 5 जा, 5 6 जा अगर लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहां पे n है और यहां पे सबसे पहले 6 है, तो देयरफॉर n इक्वल टू 6। तो अपना n की वैल्यू हुआ 6। चलो नाउ नेक्स्ट, in how many ways can 5 different letters to be placed in covers? तो 5 डिफरेंट लेटर्स है बी प्लेस्ड इन कवर्स, तो अलग अलग डिफरेंट 5 कवर में पैक करना पड़ेगा। तो इट्स अ 5p5। तो 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है। 5 4 3 2 1। सो द आंसर इज 120। चलो नाउ हाउ इज देन n इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए रेस टू n, कि भाई n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो n इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो पावर वैल्यू है वो हमेशा प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। चलो नाउ नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय अ सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट? अच्छा, सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप पॉपुलेशन में से कोई सैंपल विड्रॉन कर रहे हो, यानी कि सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहां पर जो सैंपल सिलेक्ट है वो 1 बाय 1, एक के बाद एक सिलेक्शन होता है। तो जब आप कोई सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो और अगर आपने उससे पहले कोई सैंपल सिलेक्ट किया है, तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ सैंपल पॉपुलेशन में पहले वापस रखना होता है और फिर दूसरा सिलेक्ट करना होता है। इट्स कॉल्ड अ सैंपल विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट में क्या होता है कि आपने एक बार सैंपल ले लिया, उसको वापस पॉपुलेशन में लाना होता नहीं है, एंड देन आफ्टर सिलेक्ट सेकंड सैंपल, तो उसे कहा जाता है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है। चलिए देखते हैं आगे, यहां पे क्या पूछा गया है? तो यहां पे पूछा गया है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या डेफिनेशन है? अ सैंपल इन विच ईच यूनिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन में से यूनिट यानी कि सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो विदाउट रिप्लेसिंग, खास ध्यान रखना है किस तरह से सिलेक्ट करना है, विदाउट रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड अर्लियर इन द पॉपुलेशन। कि सपोज आप कोई यूनिट सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उससे पहले आपने कोई यूनिट सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको वापस पॉपुलेशन में रिप्लेस करना नहीं है, विदाउट रिप्लेसिंग इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको उसको रिप्लेस करना नहीं है। दिस कॉल्ड अ सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट की जगह पे अगर यहां पे विथ पूछा होता, विथ, तो सेम टू सेम डेफिनेशन, सेम टू सेम कार्बन कॉपी। चेंजेस कहां पे होगा? नंबर एक तो यहां पे चेंजेस, विदाउट की जगह पे कौन सा वर्ड लिखना होता? आफ्टर। और यहां पे विदाउट की जगह पे आपको क्या लिखना होता? विथ। दैट्स ओनली 2 चेंजेस। ये सिर्फ 2 चेंजेस होंगे। विदाउट रिप्लेसिंग की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर रिप्लेसिंग। और ये कॉमन सेंस की बात है, विदाउट की जगह पे लिखेंगे विथ रिप्लेसमेंट। चलो नाउ, व्हेन कैन द सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल बी बाइज्ड? तो आंसर इज
when hidden periodicity in population consider with the selection of sample, the systematic random sample can be biased. बरोबर है? देखो, हिडन पीरियोडिसिटी इन पॉपुलेशन कंसीडर, यहां पर आप पॉपुलेशन के कोई भी यूनिट्स को छोड़ नहीं सकते हो, यानी कि उसको आपको सारे के सारे यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन कंसीडर करने ही पड़ेंगे। आप कोई पर्टिकुलर यूनिट्स को बाहर रख सकते नहीं हो। अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब आपने वहां पे पार्शियलिटी किया हुआ है, तो इट्स कॉल्ड अ बाइज्ड। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है, आप कोई हिडन पीरियोडिसिटी पॉपुलेशन में नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंक्वायरी वेयर यूनिट्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के साथ जो ऐसा होता है, तो एग्जांपल है इंक्वायरी ऑफ एन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो मे बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन के साथ डिस्ट्रॉय हो सकता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एन आइडियल सैंपल। आइडियल सैंपल की साइज क्या होनी चाहिए? तो मैं एक सरल लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी कि इट्स डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है इन द रिसर्च, एटलीस्ट उसका 10% सैंपल होना चाहिए, पर अभी इतना डीपली आपकी बुक में नहीं आया है। बराबर, तो अपने को आंसर कैसे लिखना है? इट शुड बी एडक्वेट एंड डिटरमाइन इन एप्रोप्रिएट मैनर। तो यहां पे सब कुछ आ गया। एप्रोप्रिएट मैनर का मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके बराबर आपको नंबर्स यानी कि सैंपल सिलेक्ट करने होते हैं। हाउ इज द सैंपलिंग इंटरवल ऑब्टेन? तो द सैंपलिंग इंटरवल इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। दोनों का रेशियो कंसीडर किया जाता है एंड विच इज डिनोटेड बाय के। सैंपलिंग इंटरवल को के से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला है के इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन साइज और स्मॉल एन यानी कि सैंपल साइज। तो यहां पर अपना सेक्शन बी फिनिश्ड होता है और इसी तरह से आगे सारे सेक्शन की वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।